नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास एपिसोड में। और ये जो एपिसोड है ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके जो डाउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे भविष्यवक्ता दुनिया के खत्म होने की या जनसंख्या के चौथाई रह जाने की या किसी किसी ने तो 60 करोड़ रह जाने की भी बात कही है। भविष्य मालिका नामक ग्रंथ की बात लेकर के और ढेरों लोग भविष्यवाणियां करते रहते हैं। जब 2023 में दुनिया खत्म हो जाएगी बोलते हैं, अब 23 में जब दुनिया खत्म नहीं हो रही है तो फिर उसको बढ़ा के 24 में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की जो बातें हैं इसमें आपको ये वीडियो कुछ मार्गदर्शन करने का मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। खतरे हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन क्या खतरे उस लेवल के हैं जिसकी बात की जा रही है, ये हमें समझना होगा। तो इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो आपको मैंने बताया। अब एक और बात जो महत्वपूर्ण चल रही है वो है कि बृहस्पति देव अतिचारी होने वाले हैं। अतिचारी का मतलब है कि अपनी जो यूजुअल स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड से चलेंगे। 12-13 महीने में एक राशि परिवर्तन करते हैं वो, तो वो 5-6 4-5 महीने में ही राशि परिवर्तन कर लेंगे। ये कहलाता है अतिचारी होना। और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये होता है जब सूर्य के करीब कोई ग्रह चला जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में ये देखने में आता है। अतिचारी होना पहले भी होता रहा है और 2018 से 2022 तक अतिचारी गुरु थे। और उस समय में हमने कोरोना की विभीषिका को देखा। उसी समय ये जो सरकार अभी चल रही है 2019 में सरकार बनी, तो ये सारी परिस्थितियां हुई। अब गुरु जो है 2025 से लेकर 2033 तक 8 वर्ष बीच बीच में अतिचारी परिस्थितियों में चलते रहेंगे और उसके बाद फिर वो 2036 से लगभग 43-44 तक फिर से अतिचारी स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो ये लगभग जो 16 वर्षों का समय है गुरु का अतिचारी होने का, ये हमारे आपके जीवन में क्या प्रभाव लाएगा इसकी विवेचना करेंगे। और जब ग्रंथों की हम बात करते हैं, जो हमारे टेक्स्ट हैं, तो उसमें कहा गया है कि अतिचारी गुरु जो होते हैं या अतिचारी बुध जब होते हैं, ये दो शुभ ग्रह होते हैं, बुध और गुरु, ये दोनों जब अतिचारी इनमें से कोई भी हो तो ऐसे समय में व्यापक जनधन की हानि होती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेखित है। हिंसा होती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेखित है। इसके अलावा जो दूसरे परिणाम है गुरु के अतिचारी होने के, उसमें बताया गया है ग्रंथों में कि फसलों का नाश होता है, इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त होती है और पुनः जो जीवों की हानि होती है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये ग्रंथों में कही गई हैं। और गुरु जो है 2025 से 2033 तक अतिचारी होने वाले हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे आपके जीवन पर, क्योंकि ग्रंथ तो जरूर कहते हैं। और ये एनालाइज करने के पहले कि क्या प्रभाव पड़ेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के पहले जो पास्ट में जो गुरु अतिचारी हुए हैं उनकी उसके बारे में जो स्टडी की गई है वो मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 2032 से लेके 2040 तक गुरु अतिचारी थे और पुनः जो है 3-4 साल वो नॉर्मल रहे। उसके बाद फिर से 8 वर्ष के लिए गुरु अतिचारी की स्थिति में थे। तो उस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, व्यापक जनधन की हानि हुई। तो ये बैकग्राउंड है, ये बातें पास्ट में हुई हैं। तो इन सभी बातों से एक बात प्रूफ होती है, चाहे वो एंशियंट टेक्स्ट हो, पुराने हमारे धर्म ज्योतिषीय ग्रंथ हो, या जो पास्ट का हमारा एक्सपीरियंस है, ये बताता है कि गुरु का अतिचारी होना मानवता के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है और मानवता को संकट ग्रस्त करता है। इसमें एक चीज आती है कि ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि गुरु जब अतिचारी होते हैं तो वो जिन चीजों का कारकत्व तो उनके पास है उन चीजों को प्रभावित करते हैं, उन चीजों में
उन विभागों में उथल पुथल की स्थिति देखने को मिलती है। और जैसा कि हम जानते हैं, गुरु बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं, धन के कारक हैं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, जीव कारक है बृहस्पति, जीवन देने वाले ग्रह हैं बृहस्पति। आपको पता ही होगा, साइंस ने भी ये बात प्रूव कर दी है कि सबसे बड़े ग्रह हैं बृहस्पति। और पृथ्वी पर जब भी कोई संकट आता है, खगोलीय संकट आता है, कोई कॉमेट या कोई भी इस तरह से पृथ्वी की तरफ बढ़ता है, तो वो गुरु के गुरुत्वाकर्षण पुल के कारण पृथ्वी से नहीं टकराता। इस तरह से गुरु जो है, गुरु ग्रह जो है, वो एक सेवियर है अर्थ के लिए। इसको साइंस ने भी प्रूव किया है। तो जब सेवियर जो है उसकी परिस्थितियों में बदलाव होगा और वो स्वयं नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल मूवमेंट में जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारे आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब आइए विवेचना करते हैं कि आने वाले 8 वर्ष 2025 से जो शुरू होंगे, उससे क्या क्या खतरे बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला खतरा है जलवायु परिवर्तन का और समुद्र के तल बढ़ने का। ये परिस्थितियां, जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स का पिघलना कोई यूनिफॉर्म स्टेडी मोशन नहीं है। ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ सकती है आने वाले समय की परिस्थितियों के कारण। मान लीजिए जिस तरह के बम रशिया पटक रहा है यूक्रेन के ऊपर, इस तरह की जो गतिविधियां हैं और ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां 2025 से 2033 में निश्चित रूप से बनेंगी। विश्व युद्ध की परिस्थितियां निश्चित रूप से बनेंगी। हमने पहले के भी अपने वीडियोस में बताया है। और उसकी वजह से वार्मिंग भी बढ़ेगी और ग्लेशियर्स का पिघलना भी बढ़ेगा। समुद्र तलों की ऊंचाई बढ़ सकती है, जिससे कोस्टल एरियाज डूब सकते हैं। व्यापक जनधन की हानि उससे हो सकती है। ये पहला खतरा है जो कि मैं देख पा रहा हूँ, परसीव कर रहा हूँ, जो कि 2025 से 33 के बीच में निश्चित रूप से होगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हम लोग तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में और एआई में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये हम अपने ही लिए मानवता खतरा पैदा कर रही है। जैसे कि अभी आपने केसेस सुने होंगे कि वीडियो कॉल आता है और आपका कोई मित्र या आपका भाई या आपकी पत्नी आपसे पैसे देने के लिए बोलती हैं और आप पैसे डाल देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो एआई के माध्यम से किया गया था। तो एआई या जो भी डेवलपमेंट है, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, वो मानवता के ही दुश्मन बनते जा रहे हैं, बनते जाएंगे आने वाले समय में। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मानवता के लिए इस 2025 से 2033 के बीच में। आप नोट कर लीजिए मेरी ये बात। खतरनाक स्तर तक साइंटिफिक डेवलपमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग अपने आराम के लिए, मानवता जो है अपने आराम के लिए ऐसे ऐसे खतरे पैदा कर रही है जो कि आपकी लाइफ को नॉर्मल नहीं रहने देंगे। आप अपने घर से निकलने में डरेंगे, आप अपना मोबाइल में अपना अकाउंट देखने में डरेंगे कि पता नहीं कौन उसको हैक कर ले। तो इस तरह की परिस्थितियां आने वाले समय में हमको देखना पड़ेगा। और गुरु धन के कारक ग्रह हैं, लक्ष्मी के कारक ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से सारी दुनिया पे अधिकार करने वाला कोई ऐसा मिस्चीवियस आदमी, मिस्चीवियस व्यक्ति आ सकता है जो कि सबको परेशान कर दे अपनी इन गतिविधियों से और बड़े बड़े देशों को परेशान कर दे, उनके खजाने खाली कर दे। तो साइंस जो है वो खतरा बनता जा रहा है हमारे लिए। तीसरी बात, विश्व युद्ध। विश्व युद्ध की परिस्थितियां निश्चित रूप से बनेंगी, क्योंकि भारत की जो कुंडली है दोस्तों, उसमें भी ये साफ साफ इंडिकेशन मिलता है 2025 से 2032 तक मंगल ग्रह की महादशा भारत की कुंडली में आने वाली है। और मंगल, जैसा कि हम जानते हैं, युद्ध के कारक हैं। जब भी भारत की कुंडली में मंगल एक्टिवेट होते हैं, भारत का जरूर कुछ ना कुछ युद्ध वाली परिस्थितियां बनती हैं, चाहे सीमा पे टेंशन हो, फुल फ्लेज्ड युद्ध हो, कुछ भी हो।
मंगल जब भी भारतवर्ष की कुंडली में प्रभावी होते हैं तो युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं, और मंगल की महादशा जब आएगी तो निश्चित रूप से मंगल प्रभावी हो जाएंगे, और 2025 से 2033 तक भारत को गंभीर तनाव की परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है 1-2 युद्ध भी झेलने पड़े। ये निश्चित रूप से है, ये अकाट्य है। और भारत की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे साफ साफ ये लगता है कि ये जो जोन है, भारत भी जिसमें शामिल है, ताइवान जिसमें शामिल है, चीन जिसमें शामिल है, ये जो क्षेत्र है यहीं से विश्व युद्ध की चिंगारी फूटेगी, ऐसा मुझे निश्चित दिखाई देता है। ये सबसे सेंसिटिव जोन बनता जा रहा है सारी दुनिया के लिए, और सारी दुनिया के लिए इस सेंसिटिव जोन में कुछ ऐसा होगा 2025 के आसपास जो कि सारी दुनिया में विश्व युद्ध की आग को फैला देगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, आप नोट कर लीजिए। निश्चित रूप से ये होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये खतरे की परिस्थितियां, इसके अलावा रोग वगैरह तो बढ़ते ही रहते हैं। जैसे कि पिछली बार जब अभी 18 से 22 तक गुरु अतिचारी थे तो कोरोना फैला। हालांकि कोरोना के बारे में और भी परिस्थितियां थी। जो ग्रहण हुआ था 7 ग्रहों को लपेटते हुए, वो ग्रहण ही प्रमुख कारण था कोरोना के पैदा होने का। और तो वो परिस्थिति टोटली हम उसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते गुरु के अतिचारी होने से, यानी गुरु के अतिचारी होने के कारण ही कोरोना फैला, ऐसा हम नहीं बोल सकते। लेकिन ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्ट था। तो ये भी चीजें होंगी। इकोनॉमी पे निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने बताया, शास्त्रों का कहना है कि गुरु जिन जिन चीजों के कारक हैं, तो इकोनॉमी के भी कारक हैं गुरु। और जब युद्ध होगा तो इकोनॉमी पे निश्चित रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो निश्चित रूप से इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो ये सारी परिस्थितियां आपको 2025 से 2033 के मध्य दिखाई देंगी। लेकिन इन सभी का जो आउटकम है वो क्या होगा? क्या हमारा आपका जीवन समाप्त हो जाएगा? हो सकता है कुछ लोगों का हो जाए, किसी का भी हो सकता है, तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई विश्व व्यवस्था का जन्म हुआ, जो ड्राइविंग सीट है दुनिया की, उस पर पहले ब्रिटेन बैठता था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस पर अमेरिका बैठा। अब ये जो तृतीय विश्व युद्ध होगा, इसके बाद ड्राइविंग सीट पे कोई और देश बैठेगा, ये निश्चित है। 16 साल का लंबा काल है, जिसमें 8 साल इमिनेंट है, 25 से 33, और ये एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करेगा। अब इसमें भारत की क्या संभावनाएं हैं? तो दोस्तों, भारत के लिए जो विश्व गुरु बनने का हमारा सपना है, ये मंगल की महादशा 2025 से 2033 तक रहेगी, जिसमें भारत को कई युद्धों के से सामना भी करना पड़ सकता है, उसके साये में रहना पड़ सकता है। लेकिन इस पराक्रम के बाद, क्योंकि भारत पराक्रम दिखाएगा 25 से 33 में, इस पराक्रम को दिखाने के बाद राहु जो कि भारत की लग्न में बैठा है, उसकी महादशा शुरू होगी वर्ष 2033 से, और राहु भारत को विश्व गुरु की पदवी दिलाएगा। ये मेरा पक्का विश्वास है, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में ये बात कही है। तो वर्ष 2033 के बाद से भारत के विश्व गुरु बनने का सपना पूरा होगा, और चाहे वो आध्यात्मिक फ्रंट हो, इकोनॉमिक फ्रंट हो, इस सभी में धीरे धीरे करके भारत जो है वो ड्राइविंग सीट पे आता जाएगा। 18 वर्षों की महादशा रहती है, और 2033 से 18 वर्ष आप काउंट कर लीजिए, यानी कि 2051। इस दरमियान जो है भारत विश्व गुरु का खिताब जरूर प्राप्त कर लेगा। जो मैंने कहा कि क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म नहीं होगी। मैं किसी ग्रंथ पे टिप्पणी नहीं करना चाहता,
लेकिन मैंने कल की अवतार पर अपना वीडियो 2.5-3 साल पहले ही दे दिया था। एक ही वीडियो मैंने डाला है और बहुत रिसर्च करने के बाद डाला है। आप उसको देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे देता हूं उसको। उसमें मैंने 2043 के बाद और 2051-52 के आसपास ही कल्कि के प्रकट होने की बात कही है, 43 से 51 के मध्य। और निश्चित रूप से दुनिया उस तरफ आगे बढ़ेगी। अपने आराम का सामान हम तैयार कर रहे हैं साइंस के माध्यम से, लेकिन यही हमारे समाप्ति का भी सामान बनता जा रहा है। इस विषय में जरूर कुछ सोचने की जरूरत है। राष्ट्रों को ऐसे नियम लाने चाहिए कि इस तरह की चीजें न बने जो कि जिसके फायदे कम हो, खतरे ज्यादा हो। तो इस तरह के जो भी निर्माण होते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अन्यथा दुनिया में रहना बहुत कठिन हो जाएगा सभी के लिए, साइंस के भय की वजह से। साइंटिफिक जो चीजें बन रही हैं, जो तेजी से एआई में हम जा रहे हैं, जो बहुत तेजी से हमारी तकनीकी का विस्तार हो रहा है, जहां तक हम तकनीकी में पहुंच चुके हैं, मेरे ख्याल से एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए वो पर्याप्त है। मैं नहीं कहता कि और चीजें नहीं डेवलप होना चाहिए, लेकिन समाज के भले के लिए आप चीजें डेवलप करिए। आप ऐसी चीजें डेवलप कीजिए जिससे कोई भूखा हो अगर, तो वो भूख से न मरे। मेडिकल साइंस में आप अच्छी चीजें डेवलप करिए ताकि वो जो इनक्यूरेबल डिजीजेज हैं उसमें कुछ क्योर मिले। लेकिन आप विध्वंस जिससे हो ऐसे सामान तैयार मत करिए। तो साइंस को चैनलाइज करके सही दिशा में ले जाने की जरूरत अब आ गई है। इस विषय में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अब ये जो समय है इसमें बचा कैसे जाए, क्योंकि खतरा तो हम सभी के जीवन पर आएगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, मानव निर्मित आपदाएं हो, इस सभी में 25 से लेकर 33 तक हमारी जीवन के ऊपर भी संकट गहराएगा। और इसमें सबसे अच्छा उपाय है कि अपने जो धर्म है उससे जुड़े रहना। कई लोग सनातन की बात करते हैं, निश्चित रूप से सनातन से जुड़े रहना। सनातन में जो हमारे नियम बताए गए हैं जीवन जीने के, सात्विकता से रहना, आहार सनातन के नियमों के अनुसार लेना, उन सभी को फॉलो करें जीवन में। अपने जीवन को सात्विक बनाएं, सिंपल बनाएं, प्रकृति से जुड़े रहें। और ये एक अभियान के रूप में मैं आप सभी से आज आह्वान करता हूं कि इस आह्वान है ये मेरा, इससे आप जुड़ें। आहार जो है आप सादा आहार लें, नॉन वेजिटेरियन को टोटली आप छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, प्रतिदिन जो हमारी पुरानी पद्धति थी कि कोई एक धर्म ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता हो, इसमें से किसी का भी, या श्रीमद् भागवत है, या जो भी ग्रंथ आपको पसंद आता है, आप उनका नित्य रूप से पठन कीजिए। शिव महापुराण है, आप नित्य रूप से पठन कीजिए अपने इष्ट के आधार पर। कुछ कुछ पेजेस आप रोज पढ़िए, उससे जुड़े रहिए, एक तारतम्य स्थापित कीजिए। रोज आप भगवान के सम्मुख जरूर जाइए और भगवान के सामने अपने मन की बातें रखिए, उनसे साक्षात्कार करिए। दैनिक रूप से ये जरूरी है। दैनिक रूप से 2 समय का जो 2 प्रहर की पूजा है सुबह शाम की, वो आप जरूर करिए। और जितना हो सके सत्य बोलने का प्रयास करिए। जितना हो सके का तात्पर्य है कि सत्य बोलने से हम लोग दूर हटते जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप सत्य ही बोलें। कोशिश कीजिए कि आप वर्तमान में जिएं, और कोशिश कीजिए कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको ज़रूरत होने पर ही इस्तेमाल करें। साथ ही जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे हैं
वाहन का भी प्रयोग जब जरूरी हो तभी करें। जिस कमरे में आप नहीं बैठे हैं उससे बिजली के बल्ब वगैरह जो है बुझा दें। इस तरह की जो जीवन पद्धति है उसको आप अपनाएंगे, सत्य को स्वीकारेंगे अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से आपका आयु खंड लंबा होगा। पास्ट में भी जैसा कि बहुत सारी कहानियां हैं, आदि शंकराचार्य के बारे में आपने सुना होगा। शुरू में उनको 12 वर्ष की आयु प्रदान करके ईश्वर ने भेजा था, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने आचार से अपनी आयु को लंबा किया। और उसी तरह से मेरा ये आपको ये आग्रह भी है, सुझाव भी है, और जो मेरा विजडम जो भी थोड़ा बहुत है वो ये कहता है कि यदि हम लोग सत्य का पालन करेंगे, सनातनी जो पद्धति है उससे जीवन गुजारेंगे, अपना सिंपल रखने का प्रयास करेंगे लाइफ को, तो ये हमारे भी आयु खंड को लंबा करेगा, आपके प्रियजनों के भी आयु खंड को लंबा करेगा। और ख़ास करके अभी बच्चे जिनके छोटे हैं, यानी कि 14, 15, 16 साल तक की उम्र के जिनके बच्चे हैं, उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और उनसे अपेक्षा भी है कि वो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देंगे, और ताकि आने वाला जो समय है दुनिया का वो सकारात्मक हो और अच्छी नई युवा पीढ़ी आए। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में एक बार बताया था, अगर आपको याद होगा, कि एक्स, वाई और जेड कैटेगरी के से डिवाइड किया गया था, अलग अलग पीढ़ियों को, अलग अलग एज ग्रुप को। और जो मैंने बताया था कि जो 1995 के बाद जन्म लिए हुए लोग हैं, 1995 के बाद से जिनका जन्म हुआ है, वही पीढ़ी भारत को विश्व गुरु भी बनाएगा, वही पीढ़ी आगे दुनिया को प्रोटेक्शन भी दिलाएगी। तो उस पीढ़ी से भी बहुत उम्मीदें हैं कि वो अपना जीवन सही दिशा में लेके जाएं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना बने, जैसा कि अभी बहुत सारी घटनाएं महिलाओं के लिए सुनाई देती हैं। तो महिलाओं से भी अपेक्षा है कि वो अपना ऐसा जीवन बनाएं जो उनके परिवार के लिए, समाज के लिए इज्जत बढ़ाने वाला हो, फक्र पैदा करने वाला हो। और क्योंकि नारी ही किसी भी समाज को सुधार सकती है, तो सबसे बड़ा दायित्व जो है वो नारी शक्ति पे है, मातृशक्ति पे है, कि आप लोग बहुत ही जिम्मेदारी अपनी समझते हुए सही दिशा में कदम उठाएं ताकि समाज का कल्याण हो। नमस्कार।